अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस एथिक्स MGT 610 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 43। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उनमें है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन, डेफिनेशन अप्लाई टू द कोड, क्राइटेरिया अप्लाई टू द कोड, जनरल रूल्स, सब्सटेंशन, लीगैलिटी, डिसेंसी, honesty, truthfulness, matters of opinion, fear and distress, safety, violence and antisocial behavior, political advertising, protection of privacy, testimonials and endorsement, prices and availability of products। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। ये लेक्चर जो है बिज़नेस एथिक्स की जो पूरी बुक है इसमें सबसे बड़ा लेक्चर है। इसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। इसमें कोड्स एंड कंडक्ट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं एडवर्टाइजिंग के, जैसे कि इसमें एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी की बात हो रही है AS से, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ फाइनेंस ASBOF की बात हो रही है, कमेटी ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस CAP इनकी बात हो रही है। ये जो एब्रीवेशन है ये आप याद रख लें क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आ जाते हैं कि सिर्फ इनकी ऑब्जर्वेशन दी हुई होती है और वो नीचे ऑप्शंस में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के आंसर दिए हुए होते हैं, उनमें से एक ठीक होता है। तो ये पर्पल हाईलाइटेड है। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको पता है कि मैं जो क्विज़ेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको येलो हाईलाइटेड करते हैं, वो पर्पल से हाईलाइट कर देता हूँ सॉरी। और येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट वो होता है कि उस टेक्स्ट के अंदर, उस लेक्चर के अंदर अगर आप सिर्फ वो येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट पढ़ लें तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाती है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल करें, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूँगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आ रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन द लॉन्ग रन कमिटमेंट ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व इन एडवर्टाइजिंग, सेल, प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें जो बोल रहे हैं कि एक तक एडवर्टाइजिंग सिस्टम जो है वो जब भी मजबूत होता है और वो फ्री एंड फेयर और क्लियर एंड कंसाइज जब भी रहता है जब जो एडवर्टाइज़र है, जो मार्केटिंग है, जो सेल प्रमोशन में लोग इन्वॉल्व होते हैं वो इन सारे प्रोसीजर पर अमल कर रहे होते हैं। उसके बाद बता रहे हैं UK ब्रिटिश के अंदर कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है, सेल और प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग की जो कोड है वो एक रूल बुक होती है और नॉन ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होती है। जैसे सेल प्रमोशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मार्केट कम्युनिकेशन को वो कवर करती है। उसमें जो रूल और रेगुलेशन है वो बियॉन्ड द कॉन्टेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कवर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल प्रमोशन की, सस्टेनेबिलिटी, सूटेबिलिटी ऑफ प्रमोशनल आइटम की, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मार्केटिंग में, इन सबको जो है वो कवर कर रहे होते हैं सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। कमेटी ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस जो है वो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होती है, क्रिएट करती है और रिवाइज करती है कोड्स एंड कंडक्ट्स को। कोड्स जो वो लॉ वगैरह होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अब CAP बोल रहे हैं, CAP से आप समझ जाएं, कमेटी ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस। मेंबर जो हैं उसमें इंक्लूड हैं ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंक्लूड हैं जो एडवर्टाइजिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, सेल प्रमोशन को रिप्रेजेंट करती हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग, बिजनेस, मीडिया जो है उससे ताल्लुक़ रखती हैं। मेंबरशिप कैप के मेंबर जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के ज़रिए भी आप मेंबर बन सकते हैं। मीडिया, पब्लिशर्स और कैरियर्स भी इनके मेंबर्स होते हैं। जो बिज़नेस एग्री करता है कोर्ट के साथ अप्लाई करने के लिए, मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो बोलता है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन लीगल है, डिसेंट है, ऑनेस्ट है, ट्रूथफुलनेस है और वो कॉन्फिडेंस जो है वो इसके ऊपर मेंटेन किया जाएगा। यानी कि जो इसके मेंबर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहती हैं, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर सकती हैं और उसके बाद वो इस बात की एश्योरिटी देती हैं कि उनकी कम्युनिकेशन लीगल होगी, ऑनेस्ट होगी और वो सच्चाई के ऊपर बेस रखती होगी, और वो कॉन्फिडेंस देते हैं इनको कि भाई हम इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे, जब भी जाके उनको इनकी मेंबरशिप मिलती है। Some CAP member organization, for example the Direct Marketing Association, Primary Great Britain, also require their membership to observe their own code of practice। यानी कि वो इनकी मेंबरशिप तो ले लेते हैं लेकिन वो अपनी, इनके मेंबर्स हैं लेकिन उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर वो अमल कर रहे होते हैं, ना कि इनकी कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल कर रहे होते हैं। बाय क्रिएटिंग एंड फॉलोइंग सेल इम्पोज रूल, द मार्केटिंग कम्युनिकेटिव प्रोड्यूस मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट आर वेलकम एंड ट्रस्टेड। यानी कि इसकी तरीके से जो सेल्फ इम्पोज रूल जो होते हैं उनके ज़रिए भी मार्केटिंग कम्युनिटी जो होती है वो ऐसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन बनाती है जो कि वेलकम्ड होते हैं यानी और ट्रस्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहे होते हैं कि उन्होंने अपने सेल्फ रेगुलेटरी रूल्स बना लिए हैं तो वो कुछ भी बोलेंगे, इस तरीके से नहीं होता। कैब अपनी मेंबरशिप जब भी देती है जबकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन उनके जैसे ही हों या उनसे अच्छे हों। ऐसा नहीं है कि वो इलीगल रूल्स एंड रेगुलेशन बना लें और कैब अपनी मेंबरशिप उनको दे दे। By practice self-regulation, it ensures the integrity of advertising, promotion and direct marketing. The Advertising Standard Authority ASA is an independent body by endorsed and administer the code, ensuring that the self-regulatory system work in the public interest.
एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है, जैसे हमने कैप की बात की, इसी तरीके से अभी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि भाई वो इस चीज़ को अश्योर करती है, एक सिस्टम है जिसके तहत इस बात को अश्योर किया जाता है कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होगी, ऐसा नहीं कि इनके इंटरेस्ट में नहीं होगा। अगर आप इनकी वेबसाइट देखना चाहते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। The vast majority of advertiser, promoter and direct marketing comply with the code. Those that do not may be to subject the sanctions. यानी कि जो इनके मेंबर्स जो होते हैं वो इनके कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करते हैं। अगर जो इनकी मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल नहीं करते तो उनको केसेस वगैरह और सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे कैप की वेबसाइट दी हुई है। मेंबर ऑफ द कमेटी कौन कौन होते हैं? एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन है, सेरमा एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग एसोसिएशन, और ये सारे लोग जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब इनके मेंबर्स होते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन आ रहा है। दिस 11th एडिशन ऑफ कोड्स कम इन फोर्स 4 मार्च 2003, इट रिप्लेस ऑल प्रीवियस एडिशन। यानी कि अब ये बता रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है कैप के वो कब आए, 4 मार्च 2003 को ये रिपीट हुए और इससे पहले जितने एडिशन थे उन सबको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर, लीफलेट, सर्कुलर, मेलिंग, ईमेल, टेक्स्ट, फैक्स ट्रांसमिशन और दूसरे जो एडवर्टाइजमेंट ये सारी है ये सब कोड एंड कंडक्ट के मुताबिक होती रही और इस कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सबको कवर करता है। द कोड डज नॉट अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होता? ब्रॉडकास्ट कमर्शियल पे अप्लाई नहीं होता, कंटेंट ऑफ प्रीमियम सर्विस पे नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंट कमेटी ऑफ द सुपरविजन स्टैंडर्ड टेलीफोन इन्फॉर्मेशन सर्विस इसके अंडर आते हैं, उसके अंदर ये कोड अप्लाई नहीं होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन फॉरेन मीडिया में अप्लाई नहीं होते, हेल्थ रिलेटेड क्लेम में अप्लाई नहीं होते, प्रेस रिलीज अदर पब्लिक रिलेशन मटेरियल सो लॉन्ग एज दे डू नॉट फॉल अंडर 1.1 एंड अबव। ये 1.1 जो है ये क्लोज दिया हुआ होता, जो यहाँ पे इन्होंने ये एडिशन जो जारी किया होगा 11th एडिशन, अगर आप कैप का पढ़ें तो उसके अंदर ये क्लोजेज होते हैं, उनका रेफरेंस दे रहे हैं 1.1, 1.2 या सारी जैसे 12.1 दे रहे हैं, तो इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद डेफिनेशन अप्लाई टू द कोड की सॉरी कोड की एप्लीकेशन कहाँ पे डिफाइन अप्लाई होती है वो ये बता रहे हैं। आप प्रोडक्ट इनकम्पासिस गुड सर्विसेज, आइडियाज़, केसेस, अपॉर्चुनिटीज़, प्राइजेज और गिफ्ट्स, इनके ऊपर जो है ये कोड एंड कंडक्ट अप्लाई होगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके का है कि उसमें सर्विसेज हैं, आइडियाज़ हैं, केसेस, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो इस कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से होना चाहिए। अब उसके बाद बता रहे हैं कंज्यूमर इज एनीवन हु इज़ लाइकली टू सी ए गिवन मार्केटिंग कम्युनिकेशन वेदर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट। यानी कि कंज्यूमर वो बंदा होता है जो कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड होता है। अब वो बिज़नेस के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, लेकिन वो कंज्यूमर कहलाएगा। अ क्लेम कैन बी एम्प्लॉयड और डायरेक्ट, रिटर्न और स्पोकन और विजुअल। यानी कि अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कोई क्लेम करना चाहता है तो वो क्लेम किस तरीके से कर सकता है? डायरेक्ट भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, बोल के भी कर सकता है और विजुअली यानी कि वो किसी को प्रोडक्ट दिखा के भी उसके कोड ऑफ कंडक्ट कर सकता है कि इस प्रोडक्ट में ये मसला है। तो कोड इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लोजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा क्लोजेस होते हैं उसके अंदर। अगर आप उस बुक को 11th एडिशन देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लोजेस दिए हुए होते हैं। क्राइटेरिया टू अप्लाई द कोड, ASA कौन सा इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोड इज़ फाइनल। यानी कि ASA अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन करती है कोड के अंदर वो बिल्कुल फाइनल होगा। वो जैसे कि आइन में तरमीम वगैरह होती हैं तो ASA अगर चाहे, ऐसा नहीं कि 11th एडिशन 2004 के अंदर आया तो उसके बाद उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होती, वक्त के साथ साथ ASA जो है उसमें चेंजिंग करती रहती है। द कोड इज़ इंडिविजुअल, मार्केटिंग मस्ट कन्फर्म विद ऑल अप्रोप्रिएट रूल्स। यानी कि कोड जो है वो उस पर अप्लाई करना ही करना है। मार्केटर्स जो हैं उनको मस्ट कन्फर्म करना है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पे अमल कर रहे हैं। The rules make due allowance for public sensitive but will not used by the ASA to diminish freedom of speech unjustifiably। यानी कि अब यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे हैं ऊपर कि भाई ASA जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उस पर सब ने अमल करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ASA जो है वो मार्केटर के जो फ्रीडम होता है, यानी कि वो उनकी जो बोलने की आज़ादी होती है, आज़ादी राय जो है उसको ही बिल्कुल सल्ब कर ले, ऐसा नहीं है। वो जो चाहें बोल सकते हैं, ASA के ख़िलाफ़ भी बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ में चेंजिंग होनी चाहिए, फिर वक्त के साथ साथ ऐसी चेंजिंग आती रहती है। अब जनरल रूल्स की बात हो रही है। ऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन शुड बी लीगल, डिसेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। यानी कि जितनी भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो लीगल होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ सामने आनी चाहिए। ऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन शुड रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेयर कंपटीशन जनरली एक्सेप्टेड इन बिजनेस। यानी कि फेयर कम्युनिकेशन करें जो कि जनरली तमाम बिजनेस में एक्सेप्टेड हो। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मस्ट कन्फर्म विद द कोड, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑब्जर्विंग द कोड फॉल्स ऑन मार्केटर। यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कोड पे अमल करने की वो मार्केटर्स के ऊपर आयद होती है। अदर इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग, पब्लिशिंग, मार्केटिंग कंपनी सच एजेंसी, पब्लिशर, अदर सर्विसेज आल्सो एक्सेप्ट एन ऑब्लिगेशन टू अवॉइड बाय द कोड। यानी कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मार्केटर्स की है,
कि वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जैसे कि पब्लिशिंग कर रहा है, ऐड जो है वो टीवी के ऊपर नशर हो जाता है, तो उसको जिन्होंने प्रोड्यूस किया है और जो उसको दिखा रहा है टीवी के ऊपर, तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मार्केटर्स की है। इन केस अगर कोई सेंक्शन या सूट वगैरह फाइल होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मार्केटर को उसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से जो सज़ा है वो जो इन्होंने उसको टीवी पर दिखाया और जिन्होंने उसको प्रोड्यूस किया उनके ऊपर भी आ सकती है। सबस्टेंशिएशन ये क्या होती है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग प्रोवाइडिंग द ट्रूथ ऑफ समथिंग, यानी कि एक काम जिसके लिए किया जाए, अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें कोई यूनिक फीचर देते हैं तो उसके लिए आप जो प्रूफ वगैरह प्रोवाइड करते हैं और जो फीचर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई इसमें ये फीचर है, जो उसको पोर्ट्रे करते हैं, तो वो सबस्टेंशिएशन कहलाती है। अब वो कह रहे हैं बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग और सबमिटिंग अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन फॉर पब्लिकेशन, मार्केटिंग मस्ट होल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और प्रूव ऑल क्लेम वेदर डायरेक्ट और इम्प्लाइड दैट आर कैपेबल ऑफ ऑब्जेक्टिव सबस्टेंशिएशन। यानी कि ये कह रहे हैं अगर मार्केटर क्लेम करता है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ है, तो उनको क्या करना है, तो उनको इस चीज़ को देखना होगा, एक अपने पास प्रूफ डॉक्यूमेंट्री बना के रखनी चाहिए कि वो इस चीज़ को बाद में साबित कर सकें कि भाई ये फ़ीचर जिसका हमने क्लेम किया था ये बिल्कुल फ़ीचर इसके अंदर है। जैसे कि आप मिसाल ले सकते हैं, एक कार है जिसके अंदर एयरबैग होता है, इन केस एक्सीडेंट की सूरत में वो एयरबैग ओपन हो जाएगा, तो आपको अक्सर यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस मिलती हैं जिसमें एक कार को जो है वो टकराया जा रहा होता है किसी चीज़ों से और उसमें नज़र आ रहा होता है एक डमी टाइप इंसान को उसके अंदर बिठा देता है, रोबोटिक इंसान को बिठा दिया जाता है और उस कार को धक्का दिया जाता है कि वो किसी चीज़ से जाकर टकराए, और जैसे ही वो टकराती है तो एयरबैग ओपन हो जाता है और उसका सर वगैरह जो है फटने से बच जाता है। अब इसमें एक सोचने की बात है कि इतनी महंगी कार को इस तरीके से क्यों टकरा दिया जाता है, तो ये सबस्टेंशिएशन में ही आता है कि वो अपने पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखते हैं, प्रूफ रखते हैं कि भाई ये देखें ये फीचर हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया और हमने आपको पोर्ट्रे भी करके दिखाया है कि ये चीज़ें ठीक हैं, तो ये सबस्टेंशिएशन कहलाता है। लीगैलिटी मार्केटिंग है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट देयर मार्केटिंग कम्युनिकेशन आर लीगल, यानी कि इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कम्युनिकेशन के थ्रू जो मैसेज आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं वो लीगल है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन शुड कंप्लाई विद द लॉ एंड शुड नॉट इनसाइड एनीवन टू ब्रेक इट, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन और कानून के मुताबिक होना चाहिए और किसी को इजाज़त नहीं है कि वो इसको तोड़े। डिसेंसी अवॉइडिंग सीरियस और वाइड स्प्रेड ऑफेंस, यानी कि नफ़रत आमेज़ जो पैगामात होते हैं उनको रोकना जो है डिसेंसी कहलाता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन शुड नॉट कंटेन नथिंग इज लाइकली टू केस सीरियस और वाइड स्प्रेड ऑफेंस, पर्टिकुलरली केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड कसिंग ऑफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कोई इंसान अगर माजूर है उसका मजाक उड़ाया जाए, या किसी के सेक्स में मेल और फीमेल और जो दूसरे थर्ड जन लोग जो होते हैं, जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाए, किसी के मज़हब का मजाक उड़ाया जाए, रेसिज्म पे बात की जाए, यानी कि अगर कोई काला है तो उसको गोरे के ऊपर अच्छा दिखाया जाए, अगर कोई गोरा है तो उसको काले के ऊपर अच्छा दिखाया जाए, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा दीन भी इस चीज़ के सख्त खिलाफ है कि किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। ऑनेस्टी मार्केटिंग शुड नॉट एक्सप्लॉइट द क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज और इनएक्सपीरियंस ऑफ कंज्यूमर, यानी कि ऐसा नहीं है मार्केटिंग जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो कस्टमर को इतनी नॉलेज नहीं होती तो वो कस्टमर से उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, यानी कि एक कस्टमर है उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप उसको धोखा देके एक गलत चीज़ जो है वो नहीं बेच सकते। ट्रूथफुलनेस नो मार्केटिंग कम्युनिकेशन शुड मिसलीड और बी लाइकली टू मिसलीड बाय इनएक्यूरेसी, एम्बिग्यूसी, एग्जैक्शन, ओमिशन और अदरवाइज, यानी कि ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो है वो फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के पेश करें और कस्टमर को जो है वो उसको नुकसान पहुंचाए। जैसे कि क्या होता है ऑनलाइन आप कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात ऐसे भी देखने में आए कि एक बहुत खूबसूरत बाइक की तस्वीर लगाई हुई होती है और उसके इतने फीचर्स बताए जा रहे होते हैं, जब आप बाइक मंगवा लेते हैं और एक अच्छी खासी प्राइस होती है, लेकिन जब आप बाइक मंगा लेते हैं वो एक रोबोटिक छोटी सी बाइक निकलती है या एक बच्चों की बाइक निकलती है, जबकि आप देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो एक बड़ी एक हैवी स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन जब वो डिस्पैच होकर आपके घर पहुंचती है तो आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे साथ मजाक हो गया, धोखा हो गया। अक्सर आप यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, तो ये ट्रूथफुलनेस में आता है। मैटर ऑफ ओपिनियन मार्केटिंग में गिव अ व्यू अबाउट एनी मैटर इंक्लूडिंग द क्वालिटीज़ और डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर दैट दे आर एक्सप्रेसिंग देयर ओन ओपिनियन रेदर देन स्टैंडिंग अ फैक्ट, यानी कि मार्केटर्स को इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि जो क्वालिटीज़ और जो प्रोडक्ट की डिज़ायरेबिलिटी बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और वो क्लियर एंड कंसाइज बताएं। ऐसा नहीं है कि वो अपने ओपिनियन बता दें उसके अंदर और ऐसा ना हो और फैक्ट की बात ना करें, यानी कि ख़ुद से बता दें कि इस प्रोडक्ट में ये है, ये बहुत अच्छा है, ये 5 सालों तक चलेगा, और जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करें कंज्यूमर तो वो 2 दिन में ही ख़राब हो जाए या 2 महीने, 3 महीने या 1 साल में ही ख़राब हो जाए।
fear and distress. No marketing communication should cause of fear, distress without good reason. Marketing should not use shocking claims or images merely to attract attention. यानी कि मार्केटर्स ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो इस तरीके की इमेजेस दिखाकर आपको अट्रैक्ट करें। जैसे कि मेडिसिन जो हैं उसको इस तरीके से सेल नहीं किया जा सकता कि आप दिखाएं कि भाई एक हार्ट की मेडिसिन है जो हार्ट अटैक को जो है वो हार्ट अटैक के टाइम पे आपने लेनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ और एट द पॉइंट उसकी डेथ हो गई तो आपने ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ करनी है। यानी कि इस तरीके की शॉकिंग और इमोशनली ब्लैकमेलिंग कहलाती है। इस तरीके से करके आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते या ऐसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते। उसके बाद सेफ्टी है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन शुड नॉट कंडन और इनकरेज अनसेफ प्रैक्टिसेस। यानी कि अनसेफ प्रैक्टिसेस को आप नहीं दिखा सकते। पर्टिकुलर केयर शुड बी टेकन मार्केटिंग कम्युनिकेशन एड्रेस टू बी डिप्रिसाइडिंग चिल्ड्रन। यानी कि इससे मुराद ये है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है इस तरीके से नहीं की जा सकती जो कि अनसेफ प्रैक्टिसेस की हो। जैसे कि आप देख रहे होते हैं रेसलिंग वगैरह के मैचेस आ रहे होते हैं या इसी तरीके का कोई स्टंट कर रहा होता है रियलिटी शो वगैरह में, तो उसमें बार बार लिखा हुआ आ रहा होता है कि दिस प्रैक्टिस या दिस इज़ डन अंडर अ प्रैक्टिस ऑफ अ सर्टिफाइड ट्रेनर एंड ऑल मेडिकल इमरजेंसी एंड प्रिकॉशनरी मेजर हैज़ बीन टेकन, डोंट ट्राई दिस होम। इस तरीके के जो मेजर्स आ रहे होते हैं उसके बारे में बात हो रही है यहाँ। वायलेंस एंड एंटी सोशल बिहेवियर। मार्केटिंग कम्युनिकेशन शुड नॉट कंटेन नथिंग दैट कंटेंट्स इज लाइकली टू प्रोवोक वायलेंस और एंटी सोशल बिहेवियर। यानी कि कोई मार्केटिंग कम्युनिकेशन को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ बात की जाए या इस तरीके की चीज़ें दिखा जाएँ जो कि किसी के कल्चर में बुरी हैं। तो आप वहाँ पर वो जो है एड्स वगैरह दिखाना शुरू कर दें जिसकी वजह से लोगों को जो है वो उनके कल्चर को नुकसान पहुँचे और उनकी जो है प्रोवोक कर दें आप वायलेंस को। यानी कि इस तरीके से कर दें कि वहाँ के लोग जो हैं वो एहतजाज पे उतर आएँ और इस तरीके से वहाँ की कंडीशन ख़राब हो और वायलेंस वगैरह को प्रोवोक कर दें आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ज़रिए। तो इसको भी मना कर रहे हैं यहाँ पे। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है एनी एडवर्टाइजिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग कम्युनिकेशन वेन एवर पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूटेड हुज प्रिंसिपल फंक्शन इज टू इन्फ्लुएंस वोटर्स इन लोकल रीजनल नेशनल और इंटरनेशनल इलेक्शन रेफरेंडम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कोड। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में अगर एक कैंडिडेट के लिए दिखाया जा रहा है कि उसको वोट दिया जाए और इलाकाई सतह पर और नेशनल सतह पर इंटरनेशनल इलेक्शन और रेफरेंडम को कर रहे हैं तो उसमें जो है वो कोड कंडक्ट नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट है कोड से। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। मार्केटर शुड नॉट अनफेयरली पोर्ट्रे टू रेफर टू पीपल इन एडवांस और ऑफेंसिव वे मार्केटिंग आर आर्ग्यूड टू ऑब्टेन रिटन परमिशन बिफोर। यानी कि अगर आप किसी इंसान के बारे में कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हैं जैसे कि एक प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह ले रहे होते हैं अपने, तो उसमें एक बंदे को दिखा रहे होते हैं वो रिव्यू दे रहा होता है, तो आप उसको चैनल पर ब्रॉडकास्ट करने से पहले आप उसको इंटरव्यू लेने से पहले उससे आपने एक रिटन परमिशन लेनी होती है कि भाई ये जो हम आपका रिव्यू ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से ये हम टीवी पर दिखाएंगे या अपनी वेबसाइट्स वगैरह पर दिखाएंगे, तो ये परमिशन जो है वो लेनी होती है उससे जिसके आप दिखा रहे हैं। टेस्टिमोनियल एंड इंडोर्समेंट। मार्केटिंग should hold signed and dated proof including a contract address for any testimonial they use unless they are genuine opinion taken from a published source. Testimonial should be used only when written permission of those giving testimonial should relate to product being advertised. यानी कि अगर आप किसी से वही जो हमने पीछे डिस्कस किया है, अगर किसी से आप इंडोर्समेंट ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से कि हमने जो फ़ीचर क्लेम किए थे वो फ़ीचर्स बिल्कुल ठीक हैं और वो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जैसा हमने बताया था वो सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं और ये इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो आप अगर किसी से ऐसा ओपिनियन ले रहे हैं तो आपके पास साइन एंड डेटेड प्रूफ होना चाहिए उस चीज़ का। और एडवर्टाइजमेंट जो बातें आप उसमें कर रहे हैं वो बिल्कुल उस प्रोडक्ट के हवाले से होनी चाहिए, ना कि किसी और चीज़ के हवाले से। प्राइसेस की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें वो रेफरेंस दे रहे हैं सी कैप हेल्प नोट्स ऑन लोवेस्ट प्राइस क्लेम एंड प्राइस प्रोमिसेस एंड ऑन रिटेलर प्राइस कंपैरिजन। ये आपको 11th एडिशन या इसके बाद अगर एडिशन वगैरह रिपीट हो तो उसमें मिलेंगे। जैसे ये क्लोज दिखा रहे हैं यहाँ पे 48.7। Any stated price should be clear and should be related to the product advertised. Marketer should ensure that price match the product illustrated. कि ये बता रहे हैं कि जो प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है वो बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए और जो प्राइस होनी चाहिए वो प्रोडक्ट जो दिखा रहे हैं उसी की प्राइस होना चाहिए और उससे मिलती जुलती प्राइस होनी चाहिए और जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी ही होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं ये चीज़ किसको इंश्योर करती है, या आप अगर एक शॉप की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं या अगर आप ड्रेसेस की शॉपिंग करने चाह रहे हैं या सिमिलर आइटम की शॉपिंग करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप अगर मोबाइल लेना चाह रहे हो और उसके अंदर फ़ीचर है 4 GB उसकी रैम है और 64 GB उसकी मेमोरी है, तो आप अगर दूसरी कंपनी से वो दूसरे ब्रांड्स के वो मोबाइल देखेंगे तो उनके प्राइस मिलते जुलते होंगे 2000-3000, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस होगा। तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो उससे मिलती जुलती होनी चाहिए, एज़ पर प्रोडक्ट होनी चाहिए। रिकमेंड रिटेल प्राइस
RRR or similar used as basis of comparison should be genuine. It should not differ significantly from the price at which the product is generally sold. अब वही बात आ गई यहाँ पे कि जो रिटेल प्राइस है वो ऐसी होनी चाहिए जिस पे प्रोडक्ट जो है वो आम तौर पे दूसरे प्रोडक्ट भी बिक रहा है। ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा डिफरेंस करते हैं कि बिल्कुल ही आउट हो जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मस्ट मेक इट क्लियर स्टॉक। If stock are limited, product must not be advertised unless marketer can demonstrate that they are reasonable ground for believing that they can justify demand. If a product become unavailable, marketing will require to show evidence of stock monitoring, communication with outlets, and swift withdrawal of marketing communication whenever possible. यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मार्केटर की जिम्मेदारी है। अगर उनके पास स्टॉक लिमिटेड है तो वो क्लियर एंड प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते इससे पहले कि अगर प्रोडक्ट जो है वो रीज़नेबल ग्राउंड पे हो कि भाई हम इसकी डिमांड जितनी होगी वो हम डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट को जो है वो एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दें और बाद में जब उसकी डिमांड आए तो आप डिमांड ही पूरी ना कर सकें। तो आप जब प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करें तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, एविडेंस दिखाने पड़ेंगे स्टॉक मॉनिटरिंग की, किन को, जहाँ पे आउटलेट्स पे जहाँ पे आप अगर ये प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहे हैं, जैसे कि सुपर स्टोर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे शेल्फ वगैरह ले लेते हैं एक प्रोडक्ट्स वाले और अपनी प्रोडक्ट्स को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो सुपर स्टोर के जो मार्केटर्स होते हैं और जो मार्केटिंग मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जो प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, वो इनसे पूछते हैं कि हाँ भाई आपके पास स्टॉक है या नहीं है। अगर स्टॉक है तो वो एविडेंस दिखाते हैं उस प्रोडक्ट के कि हाँ भाई ये देखें ये स्टॉक हमारे पास मौजूद है, फिर ही स्टॉक को आगे लेके चलते हैं। मार्केटर मस्ट नॉट यूज़ द टेक्निक ऑफ स्विच सेलिंग वेयर देयर सेल staff criticize the advertised product or suggest that it's not available and recommend the purchase of more expensive alternative. They should not place obstacle in the way of purchasing of the product or delivering it promptly. यानी कि यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि इस तरीके की टेक्निक भी यूज़ होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी है वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। अब उनके एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग जो है वो वायरल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है और जब एक बंदा उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आता है तो जो मार्केटिंग के लोग खड़े हुए होते हैं उस कंपनी के, वो बोलते हैं कि इस टाइम हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट है, ये उससे भी अच्छी है, आप इसको ले लें। लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो उससे भी ज़्यादा महंगी होती है और उसकी उन्होंने एडवर्टाइजिंग भी नहीं की होती और वो उसको इस तरीके से अपनी पिछली एडवर्टाइजिंग को यूज़ करके एक बंदा खड़ा करके, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करके उसको सेल कर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की कि इसको स्पीडली कवर करूं। अगर इसमें कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई कर दूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।